नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे थे तो उत्सर्जी अंगों में हम लोग किडनी पढ़ रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो किडनी से संबंधित जो भी डिसऑर्डर हैं उनके विषय में हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे और उस डिसऑर्डर को दूर कैसे किया जाए उसके विषय में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मनुष्य में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, यानी कि जोड़े में पाई जाती है ना। तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए उनमें से जो है एक किडनी का स्वस्थ होना परम आवश्यक है। अगर एक किडनी सही तरीके से नहीं भी फंक्शन कर रही है तब भी जो है एक किडनी अगर प्रॉपरली फंक्शन कर रही है तब भी जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को शरीर से बाहर या रक्त से बाहर निकालने में वो सक्षम होती है। अगर वृक्क जो है या किडनी जो है अगर सही तरीके से फंक्शनिंग ना करे तो उससे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो कुछ समस्याओं को हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं। जैसे जो भी यूरिनरी डिसऑर्डर था, यानी कि मूत्र से संबंधित जो भी अनियमितताएँ थी वो किडनी के प्रॉपरली फंक्शन ना करने की वजह से वो उत्पन्न होती हैं। जैसे उसमें यूरेमिया भी था। तो यूरेमिया में क्या होता है कि रक्त में यूरिया की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, और ये पता ही है कि यूरिया जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। तो जब रक्त में यूरिया की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो उससे जो है किडनी फेल्योर की संभावना, यानी कि वृक्कपात की संभावना अत्यधिक हो जाती है। किडनी फेल्योर का मतलब यही हुआ कि किडनी जो है डैमेज हो जाए पूरी तरीके से, यानी कि अगर वो लगभग 10 से 15% केवल कार्य अपना करे तब समझ लीजिए कि वो किडनी फेल्योर हो चुका है। ठीक, तो अगर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है या जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो किडनी है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है। तो इसको दूर कैसे किया जाता है, उसकी पहली विधि है डायलिसिस। अब ये डायलिसिस क्या होता है? जो काम प्राकृतिक किडनी करती है, यानी कि जो प्रकृति प्रदत्त किडनी है जो वो कार्य करती है वही कार्य डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक अंतर है। जैसे जब मैं यूरिन फार्मेशन के जब स्टेप पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पे बताया था कि यूरिन फार्मेशन वो 3 स्टेप में होता है ना। उसमें जो रीएब्जॉर्प्शन होता था, यानी कि पुनः अवशोषण होता था, वो कार्य ये डायलिसिस नहीं कर पाती ना। अब ये डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस यही है कि रक्त को जो है कृत्रिम तरीके से या कृत्रिम वृक्क की सहायता से रक्त को छाना जाए, वही डायलिसिस है। अब ये डायलिसिस होता कैसे है? तो इसमें क्या करते हैं कि मनुष्य की जो धमनियां हैं उन धमनियों से रक्त को निकाला जाता है। एक पाइप के जरिए एक पाइप लगा दिया जाता है और ये जो है अपोहनकारी इकाई इसको बोलते हैं या डायलाइजर कह लीजिए, इसमें भेजा जाता है। अब इसमें क्या होता है? पहली बात तो ये जो नली है, ये जो नली आप देख रहे हैं ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की कुंडलित नलिका होती है। अब ये क्या करती है? ये जो सेलुलोज की कुंडलित नलिका होती है अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह एक्ट करती है। ठीक, अर्धपारगम्य झिल्ली। और इसमें क्या होता है, और एक बात यहाँ पर जान लीजिए, जब हम धमनी से रक्त को यहाँ पर लाते हैं तो यहाँ पे हिपैरिन जैसा कोई पदार्थ मिलाते हैं। ये हिपैरिन क्या होता है? जब मैं ब्लड पढ़ा रहा था तो उसमें जो है ये बताया था हिपैरिन क्या होता है। हिपैरिन ये रक्त को थक्का बनने से रोकता है। तो हिपैरिन जैसा कोई पदार्थ मिला दिया जाता है ताकि जब हम लोग डायलाइज़र में इसको ब्लड को अपने शरीर से निकाल कर इसमें डायलाइज़र में भेज रहे हैं तब ये रक्त जमने ना पाए। ठीक, और यहाँ पे ये सलूशन रखा रहता है। अब ये सलूशन की प्रकृति क्या होती है? ये सलूशन की प्रकृति ऐसी होती है कि इसका जो सांद्रण है वो इसमें नाइट्रोजनी पदार्थ जो भी हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी कि सलूशन में। एक तरीके से ऐसे समझिए कोई मशीन है, ठीक, जिसको जो है कृत्रिम वृक्क बोलते हैं या डायलाइजर बोलते हैं। अब धमनी से रक्त को जो है इस मशीन में भेजा जाता है एक पाइप के ज़रिए, और ये पाइप किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। अब ये समझिए कि जैसे अगर बाहर का जो है और इसमें एक बात और, इस डायलाइज़र में क्या भरा रहता है? सलूशन भरा रहता है, यानी डायलिसिस सलूशन भरा रहता है, और उसकी सांद्रता जो है वो
ब्लड में उपस्थित प्लाज्मा के बराबर की जाती है। तो अब जब यहाँ पर आता है तो इस सलूशन में जो अंदर है सलूशन जिसमें ये विलयन रक्त जो भरा गया है उसमें नाइट्रोजनी पदार्थ नहीं होते हैं। तो जब इसमें है और ये चूंकि अर्धपारगम झिल्ली है ये नली, तो इसमें से क्या होता है कि नाइट्रोजनी पदार्थ का इस विलयन में क्या हो जाता है, विसरण हो जाता है, ठीक। और इसके फलस्वरूप फिर पुनः इसको जो है यहाँ से ब्लड को निकाल कर सिरा में जोड़ दिया जाता है। तो देख रहे हैं आप, इधर से जो रक्त आया था यहाँ पर जो है जो भी इसमें अशुद्धि थी वो विलयन में समाहित हो जाती है और जो शुद्ध रक्त है वो नलिका के जरिए फिर से शरीर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यही डायलिसिस है। अब डायलिसिस दो तरीके की होती है लेकिन वो हमको लोगों को नहीं पढ़ना है। डायलिसिस में एक हीमोडायलिसिस है और दूसरा पेरिटोनियम डायलिसिस है, लेकिन वो नहीं पढ़ना है। ये अब डायलिसिस समझ में आया। अब जैसे एक तो ये तरीका हो गया कि अगर किडनी सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है तो हम लोग डायलिसिस करा लें, वो उससे रक्त का शुद्धिकरण हो जाएगा। जो दूसरा तरीका है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये हुआ कि अगर किसी की किडनी डैमेज हो चुकी है तो उसको दूसरी किडनी लगा दी जाए। अब दूसरी किडनी लगाने का तरीका ये है कि जो भी दाता हो वो किडनी लेने वाले के निकट संबंधी होना चाहिए। निकट संबंधी का मतलब जैसे उसके परिवारीजन के मेंबर हों, क्योंकि दाता और ग्राही इन जैसे कोई अगर दाता है तो वो ग्राही को किडनी दे तो जो है ग्राही उसको एक्सेप्ट कर सके, ठीक। यानी कि उसकी संरचना इसकी संरचना दोनों सेम हो, सेम ऊतक से मिलकर बने हुए हों, तभी जो है ग्राही का शरीर किडनी को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो गया कि यानी कि किसी की किडनी खराब हो गई दूसरे की किडनी ला के लगा दिया जाए। लेकिन इसमें ध्यान यही रखा जाता है कि वो निकट संबंधी होना चाहिए, यानी कि माता पिता भाई बहन या साफ साफ कह लीजिए परिवारीजन, ठीक। ये हो गया। जो अगला है वो वृक्क की पथरी जिसको स्टोन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो जानने वाली बात है यहाँ पर ये है कि जो ये होती है ये ऑक्सलेट की बनी होती है, ठीक। ये एग्जाम में पूछा गया है कि जो वृक्क की पथरी होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो ऑक्सलेट की बनी होती है। ये हो गया। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे कि और जो मनुष्य के अलग अन्य उत्सर्जी अंग हैं हम लोग अब उनके विषय में देखते हैं, ठीक। किडनी में बस इतना ही था। किडनी के बाद जो मनुष्य में अन्य उत्सर्जी अंग हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसमें अगला है वो स्किन है, ठीक। अब स्किन किस रूप में उत्सर्जन करता है, तो जैसा कि पता ही है कि जो त्वचा है वो पसीने के रूप में नमक, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक अम्ल इत्यादि का उत्सर्जन त्वचा के द्वारा होता है ना। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि त्वचा में ही एक सीबम ग्लैंड पाई जाती है या जिसको सीबम ग्रंथि बोलते हैं। इसका कार्य क्या है, ये एक तैलीय सीबम ग्लैंड जो है ये तैलीय पदार्थ का स्रावण करती है और यही तैलीय पदार्थ बालों को और त्वचा को जो है चिकनाई प्रदान करने का और उसको जलरोधी बनाने का कार्य सीबम ग्लैंड के द्वारा स्रावित तैलीय पदार्थ करता है, ठीक। अब देखिए एक जो स्वस्थ मनुष्य है वो कम से कम 0 लीटर और अधिकतम जो है लगभग 14 लीटर तक पसीने का उत्सर्जन कर सकता है। अब 0 लीटर कब करता है, जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तो वहाँ पर मनुष्य पसीने का उत्सर्जन करता ही नहीं है, और जहाँ पर प्रचंड गर्मी पड़ती है वहाँ पर जो है लगभग 14 लीटर तक आदमी पसीने का उत्सर्जन कर सकता है, ठीक। ये हो गया। अब जो अगला ह्यूमन एक्सक्रेटरी आर्गन है वो फेफड़ा है। ये तो हम लोगों को पता ही है कि फेफड़ा जो है, फेफड़े के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो फेफड़ा जो है 1 घंटे में लगभग 18 लीटर के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है और यह 400 ml एक दिन में जो है जल का भी उत्सर्जन करता है। जिससे ये कैसे हुआ, जब हम छींकते हैं
तो क्या निकलता है, वो फेफड़े से ही तो निकलता है जल। तो लगभग ये 400 ml जो है ये जल का उत्सर्जन करता है और 18 लीटर के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है। अब देखिए अगला जो उत्सर्जी अंग है वो इंटेस्टाइन है, यानी कि आंत है, उसमें भी बड़ी आंत है। यह अपचित खाद्य पदार्थों को मलाशय के द्वारा बाहर शरीर से निकाल देती है। ठीक, ये हो गया। अब अगला जो है वो ये लीवर है। लीवर सबसे पहले तो ये अधिक विषाक्त पदार्थ अमोनिया को जो है यूरिया में परिवर्तित करता है, और ये जो यूरिया है यह किडनी के द्वारा होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होकर शरीर से बाहर निकल जाता है। और जो कोलेस्ट्रॉल है, पित्तवर्धक, जिसको हम लोग बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बोलते हैं, इनको भी ये शरीर से बाहर निकालने का कार्य किसका है, लीवर का है। अब देखिए यहाँ पर ये जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दिख रहा है ये बनता कैसे है, जो ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, जब मैं बता रहा था जो स्प्लीन पाई जाती है जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, तो वहाँ पर जब वो आरबीसी जाके समाप्त होती है, मरती है, जब मैं ब्लड पढ़ा रहा था तो मैं इसमें बताया था, तो वहाँ पर आरबीसी के जो है टूटने से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का फॉर्मेशन होता है, और इनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य किसका है, लीवर का है। यह लीवर से गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय से होते हुए फिर आंत के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। अब जिसमें यही बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नहीं निकल पाता शरीर से बाहर, तो शरीर पीला पड़ने लगता है, तो यही जो है पीलिया रोग का सूचक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन शरीर से बाहर ना निकलना। ठीक, तो उत्सर्जन तंत्र में बस इतना ही। अगर आपको कहीं ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, जो होगा, हो सकता है कि श्वसन तंत्र हो, या जो है तंत्रिका तंत्र हो, या कंकाल तंत्र, जो भी आप कहेंगे, अगला टॉपिक वो पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार।